सो चैप्टर 1 बेसिकली है ये आपका इक्विटी का। दिस इज हाईली टेस्टेबल। इसके अंदर आपका टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स वगैरह आपके आते हैं। इसके अंदर और भी चीज़ें टेस्टेबल है, जैसे कि इसके अंदर जो एक होता है कि मार्जिन कॉलिंग वगैरह का क्या प्राइस होता है, मार्जिन कॉल किस प्राइस पे होता है, वो काफ़ी टेस्टेबल है। शॉर्ट सेलिंग बहुत टेस्टेबल है। आई हैव सीन मेनी टाइम की शॉर्ट सेलिंग पे वो क्वेश्चन बना देते हैं। सो मैं भी चैप्टर मिड से पिक कर रहा हूँ, एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर विद जो थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट है थ्योरी का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट सेलिंग से। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने कि सपोज आपके पास एसेट है नहीं, मतलब मिस्टर रेड है, इसने यहाँ पे लेट्स से शेयर बोरो करा मिस्टर ब्लू से। मिस्टर ब्लू टीसीएस का ओनर है, टीसीएस का सबसे शेयर्स है, तो इसने उसे बोरो करा और उसको एनएससी पे बेच दिया। लेट्स से कि इसने बोरो करके जो बेचा है वो इंटरेस्ट पे बेचा है फॉर $1, और इसने सेल करा है उसको 58 पे। अब ये क्या करता है, अब ये मिस्टर रेड बेसिकली इस शेयर को लेके, टीसीएस के शेयर को लेके बेरिश है। इसको लगता है कि ये शेयर डाउन जाएगा। सो व्हाट ही डज इज बेसिकली ही एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसको कहता है कि मैं आपको 1 महीने बाद लेट्स से मैं आपको ये शेयर वापस कर दूंगा। तो जैसे ही वो शेयर सपोज गिरा, सपोज मिस्टर रेड ठीक हो गया और शेयर गिरा 58 पे, उसको सेल किया था और ये बाय बैक कर लेता है 42 पे, एंड ही मेक ए गेन ऑफ $16। तो इसने सेल किया 58 पे, बाय किया 42 पे, एंड ही मेक ए गेन ऑफ $16। लेट्स से मिस्टर ब्लू चार्ज हिम $1 एक्स्ट्रा as an interest payment. Still he get $15 as extra payment for for short selling, for enter into this short selling contract. So short selling is basically nothing. It's actually selling borrowed security. So you short sell, so you are in a short position, मतलब कि वो एसेट आपके पास में नहीं है, वो एसेट आपके पास में नहीं है, आप उसको बोरो कर रहे हो फ्रॉम सिक्योरिटी लेंडर। इन अवर एग्जांपल इट वाज मिस्टर ब्लू, सिक्योरिटी लेंडर था, और वो सिक्योरिटी को सेल कर देते हैं और बाद में उसको रीपर्चेस कर लेते हैं। लेट्स से कि वो जब सस्ता हो गया तो उसको वापस बाय बैक कर लिया एट ए लोअर प्राइस। ठीक है, सो इफ द सिक्योरिटीज ड्रॉप इन वैल्यू, द शॉर्ट सेलर मेक ए प्रॉफिट। सो इफ द सिक्योरिटी राइज इन वैल्यू, लेट्स से कि अगर सिक्योरिटी यहाँ पे 58 से इंक्रीज होके 75 हो जाती, तो उसको 17 का लॉस हो जाता और 1 का इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब उसको टोटल 18 का लॉस हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं लकीली, सो ही मेड ए प्रॉफिट। दैट इज बेसिकली योर शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली जो अब इसमें एक आता है पेमेंट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। पेमेंट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से कि शेयर ने मिस्टर रेड ने जब मिस्टर रेड पे जब वो सिक्योरिटी सेल करा था, तो इस शेयर ने डिविडेंड दिया, तो वो डिविडेंड रिसीव कर लिया मिस्टर रेड ने। ठीक है, लेकिन वो डिविडेंड फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है मिस्टर ब्लू को, एंड दिस इज नोन एज पेमेंट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। कि जो एक रियल ओनर है डिविडेंड का, जो 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 उससे हमने सिक्योरिटी बोरो करी थी, जो सिक्योरिटी लेंडर है, उसको डिविडेंड वहां पे मिलता है। तो एंड इट इज नोन एज पेमेंट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। सो शॉर्ट सेलर which was Mr. Red, the short seller must pay the amount that they would receive from the security. तो जो भी डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, वो उसको वहां पे मिल जाता है। लेवरेज पोजीशन, देखो लेवरेज पोजीशन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सपोज ये पर्सन है, इसको एक शेयर परचेज करना है। सपोज शेयर $100 का है, 40 उसने अपने इन्वेस्ट करे, 60 उसने बोरो कर लिया। तो इसमें हम इसमें एक ना रेशियो निकालते हैं, लेवरेज रेशियो या फाइनेंशियल लेवरेज। फॉर्मूला क्या है, एसेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो इसके अंदर अगर देखा जाए, जो हमारा एसेट है इट्स ऑफ $100,
एंड द इक्विटी इज वर्थ 40। तो 2.5 मतलब कि हमने अगर 1 रुपए अपना, अगर 2.5 रुपए का एसेट है तो हमने 1 रुपए अपना लगाया है, मतलब 60% बेसिकली हमने बोरो करा है। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन बाइंग होता है कि सपोज ये एक ब्रोकर है मिस्टर ब्लू, अगेन मिस्टर ब्लू ने आपको लोन दिया। अगर इसमें शेयर अगर 100 का, अब इसमें 40% आपका है, अगर 100 का 140 हो गया या 120 हो गया, लेट्स से 120 होने पे आपका इंक्रीज कितना हुआ शेयर का प्राइस 20 का, 120 माइनस 100। लेकिन अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें, सिंस मैंने 40 इन्वेस्ट करा था, माई रिटर्न विल बी 50%, 20 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, क्योंकि जो इंक्रीज चेंज डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, दैट इज बेसिकली माई रिटर्न विच इज 50%। तो इस तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं रिटर्न वगैरह। अब हम इसके बाद यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं, देखिए ये जो मिस्टर ब्लू है ना, ये बोलता है कि आप सिक्योरिटी मुझसे बोरो कर रहे हो, लेकिन दो मार्जिन है, एक है इनिशियल मार्जिन और सेकंड है बेसिकली आपका मेंटेनेंस मार्जिन। तो लेट्स से 40% आपका इनिशियल मार्जिन है और मेंटेनेंस मार्जिन 25% है। मतलब कि शेयर का प्राइस अगर मतलब कि जो लेट्स से मिस्टर रेड था यहाँ पे, जिसने 40 रुपीज लगाए थे और 60 बोरो करे थे, तो शेयर का प्राइस कम से कम 25% तो होना ही चाहिए, वरना मार्जिन कॉल आ जाएगी। मतलब कि उस केस में मिस्टर ब्लू बोलेगा मिस्टर रेड को कि आप और पैसे जमा करिए, इसको हम बेसिकली बोलते हैं मार्जिन कॉल। दैट इज मिस्टर ब्लू जिसने पैसे आपको लैंड करे हैं, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। कब? जब आपका बैलेंस इसके नीचे पहुंच जाता है। अब इसमें एक फॉर्मूला हैगा, वो एक बार फॉर्मूला को एक बार ना, वो वैसे श्वेसर में गिवन है, करिकुलम में गिवन नहीं है वो फॉर्मूला। सो इट इज लाइक दिस, स्टॉक प्राइस इनटू 1 माइनस इनिशियल मार्जिन अपॉन 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। ये आपका फॉर्मूला है। अगर इसी में मुझे ये फॉर्मूला है निकालने का मार्जिन कॉल, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। स्टॉक प्राइस अभी कितना है 100, मार्जिन कितना स्टार्टिंग में 1 माइनस 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.25, तो 60 अपॉन 0.75 दैट इज 80। सो 80 आपका मार्जिन कॉल बैलेंस है। अब इसको एक बार चेक करते हैं, लेट्स एनालाइज इट फर्दर। देखो अगर शेयर का प्राइस अगर 80 पहुंच गया, सो अगर मैं कहूं कि शेयर का प्राइस 80 हो गया, तो हमने पैसे कितने बोरो करे थे 60, और अभी हमारा 40 का वैल्यू का वैल्यू कितना हो गया 20 कितना हो गया 20, मतलब 80 रुपए के शेयर में से 20 हमारा है और 60 बोरोवर का है। ओके, तो इसके अंदर 20 बाय अगर आप 80 करोगे तो दैट इज 25%, और यही आपकी मार्जिन, यही आपका मेंटेनेंस मार्जिन है। तो मतलब कि अगर आपका स्टॉक प्राइस 80 से डाउन जाता है इन एनी कैपेसिटी, उस सिनारियो में आपको मार्जिन कॉल आएगी और आपको अपना बैलेंस वापस लेके आना पड़ेगा। इन केस ऑफ शेयर्स बैक टू इनिशियल मार्जिन, बट इन केस of share back to maintenance margin, that is 25%. In case of derivatives, it is initial margin. So अगर मैं कहता हूं कि लेट्स से कि ये है, तो इस सिनारियो में अगर आपका प्राइस 70 पहुंच गया, तो वापस आपको बैलेंस अपना मेंटेनेंस मार्जिन पे लेके आना पड़ेगा। लेट्स से कि हम अगर शेयर में बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में, देन वी हैव टू ब्रिंग द बैलेंस बैक टू इनिशियल मार्जिन। ये आपका फॉर्मूला, मार्जिन कॉल का प्राइस, आपका प्राइस इनटू 1 माइनस इनिशियल मार्जिन अपॉन 1 माइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
एंड ट्रस्ट मी कि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो इज 4 एंड दे से मेंटेनेंस मार्जिन आपका 15% है। तो इसमें अगर फाइनेंशियल लेवरेज 4 है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? एसेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो अगर एसेट 4 है तो इक्विटी कितना है? 1। तो इस केस में मेरा इनिशियल मार्जिन मेरा कितना हो जाएगा? इसका रिवर्स, विच इज 1/4, दैट इज 0.25, दैट इज 25%। मतलब कि अगर आपका फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है एंड यू नीड टू कम टू इनिशियल मार्जिन, तो आप उसको वो कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका आ जाएगा इनिशियल मार्जिन। सो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन इनिशियल मार्जिन। इस तरीके से आपका होता है, या फिर मैं बोलूं कि इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू 1 अपॉन फाइनेंशियल लेवरेज। तो इसको आप सॉल्व करके बेसिकली आप कहीं ना कहीं आप इनिशियल मार्जिन पे आ सकते हो, ओके, कि स्टार्टिंग में आप कितना पैसा वहां पे दे रहे हो। नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स की। मार्केट ऑर्डर, जो बेसिकली बेस्ट अवेलेबल प्राइस होगा, जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर वो ऑर्डर फिल हो जाएगा, चाहे आप सेल करो चाहे आप बाय कर रहे हो। सो बेस्ट प्राइस जो होगा इमीडिएटली अवेलेबल जो होगा उस पर हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर, आपने एक लिमिट पुट कर दी, शेयर है अगर ऐसे अडानी का अभी चल रहा है 1400, आपने कहा जैसे ही ये गिरे 1100 अपने आप बाय हो जाए, दैट इज बेसिकली योर लिमिट बाय ऑर्डर, कि आपने एक प्राइस की लिमिट पुट कर दिया वहां पे, दैट इज योर लिमिट ऑर्डर। सिमिलरली अगर आपके पास में शेयर है ऑलरेडी, आपने कहा कि ओके अभी प्राइस चल रहा हैगा 2000, जैसे ही ये प्राइस 1800 पहुंचे सेल हो जाए, दैट इज सेल लिमिट ऑर्डर। या जैसे ही प्राइस 2200 पहुंचे, वो थोड़ा बेटर रहेगा, जैसे ही प्राइस 2200 पहुंचे उसको सेल कर दो, दैट इज सेल लिमिट ऑर्डर। ओके चलो अभी दो चल रहा है, 2200 पे बेच दूंगा उसको मैं, दैट इज बेसिकली माय सेल लिमिट ऑर्डर या बाय लिमिट ऑर्डर। अब बेसिकली इसके अंदर स्टैंडिंग लिमिट ऑर्डर, बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, मान लो मार्केट प्राइस चल रहा हैगा अभी 1-2, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज आज का जो प्राइस है अडानी पोर्ट्स का, इट्स 594 या 593 समथिंग है। लेट्स से मैंने एक ऑर्डर लिमिट ऑर्डर मैंने प्लेस कर रखा है 591 का बाय का, मतलब जैसे ही बेसिकली उसके, या 593 का मान लीजिए, कि जैसे ही बेसिकली प्राइस हल्का से गिरेगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज स्टैंडिंग लिमिट ऑर्डर। मतलब मार्केट प्राइस के जस्ट नीचे बेसिकली जो ऑर्डर है लिमिट ऑर्डर, एंड देयरफॉर इट इज वेटिंग टू ट्रेड। जैसे ही हल्की से मार्केट गिरेगा वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्केटेबल लिमिट ऑर्डर, ये बेसिकली क्या है, बाय लिमिट ऑर्डर इन लिमिट प्राइस इज प्लेस अबव द बेस्ट ऑफर। देखिए जो बेसिकली लेट्स से कि एक पर्सन है, मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, अडानी पोर्ट्स लेता हूं, लेट्स से कि इसका 594 चल रहा है, ओके अब ये इसका मार्केट प्राइस चल रहा है, हमने लेट्स से 596 का डाल दिया ऑर्डर, तो इसके अंदर हमारे मन में क्या है कि 594 वाला, 595 वाला और 596 वाली, ये तीनों क्वांटिटी हम कहीं ना कहीं बाय कर लेंगे एक साथ, ओके। तो इसके अंदर इस लिमिट प्राइस इज प्लेस अबव द बेस्ट ऑफर, मतलब कि बहुत अग्रेसिव ऑर्डर एक तरह से, बेसिकली मार्केट प्राइस चल रहा है ये वाला 594, हमने जो ऑर्डर प्लेस करा है, हमने ऑर्डर प्लेस करा हैगा 596 का, ताकि अगर लेट्स से कि इसके 100 शेयर्स हैं, इसके 100 हैं और इसके 100 हैं, फॉर सिंपलिसिटी लेट्स से आई एम लाइक कि मैं 300 शेयर एक साथ बाय कर लूं एकदम से, तो मैंने यहां पे लिमिट लगा दिया
कि इस प्राइस पे मेरे जितने भी है वहां पे बाय हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया। सो लिमिट प्राइस इज प्लेस अब द बेस्ट ऑफर प्राइस। सो सच ऑर्डर विल बी पार्शियली और कंप्लीटली फिल राइट अवे, तुरंत ही बेसिकली आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑल और नथिंग ऑर्डर, या तो ऑर्डर पूरा फिल होगा या कुछ भी फिल नहीं होगा। मतलब कि अगर जैसे मैंने कहा कि मुझे 1000 शेयर चाहिए, तो या तो 1000 शेयर मैं बाय करूंगा या मेरे शेयर्स बाय कितने होंगे, 0। दैट इज ऑल और नथिंग। हिडन ऑर्डर, इसके अंदर पब्लिक को पता नहीं होता कि कौन ऑर्डर कर रहा है, कितनी कितनी मतलब कि पब्लिक को ये बेसिकली ऑर्डर नहीं करते, बट ओनली टू द ब्रोकर और एक्सचेंज दैट रिसीव इट। मतलब कि ब्रोकर और एक्सचेंज को बेसिकली मैं करता हूँ बेसिकली, दैट इज हिडन ऑर्डर। ओके, तो ये ऑर्डर मतलब एक तरह से पब्लिक को नहीं दिया जाता। आइसबर्ग ऑर्डर, मैंने ऑर्डर करा है इतना, जो मेरा ऑर्डर का मेरा क्वांटिटी है, लेकिन अगर लेट्स से कि आशीष अगर यहाँ पे इतना बेच रहा है तो खाली उसको इतना दिखेगा पोर्शन। लेट्स से कि यहाँ पे राहुल आया, राहुल ने कहा कि मैं ओके मैं इतना सेल करना चाहता हूं, तो राहुल को इतना दिखेगा। जबकि अगर लेट्स से मतलब कि अगर मैं बात करूं, आशीष को यहाँ पे शेयर्स दिख रहे हैं 100, राहुल को दिख रहे हैं 400, बट एक्चुअली मैं बाय करना चाहता हूँ 1000। तो जो बंदा 1000 सेल करने वाला होगा उसको मेरा पूरा दिखाई देगा क्वांटिटी। अगर आशीष अगर 100 सेल करना चाहता है, राहुल अगर 400 सेल करना चाहता है, तो राहुल को 400 दिखाई देंगे। लेकिन लेट्स से कि अगर एच अगर 1000 बाय करना चाहता है, 1000 सेल करना चाहता है, तो एच को 1000 दिखाई देंगे। ठीक है, सो he can discover the hidden size only if they trade the displayed size। अगर वो उतना साइज को अगर वो ट्रेड करने को तैयार है तभी वो उनको दिखाई देगा, वरना उनको खाली 100 या 400 ही दिखाई देगा। जीटीसी, गुड टिल कैंसल ऑर्डर, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि या तो बेसिकली इट इज वैलिड अंटिल द एंटिटी, तो या तो बेसिकली इसके अंदर ऑर्डर पूरा कंप्लीट होगा या उसे आप खुद कैंसिल करोगे। ओके, मतलब कि जब तक आप उसे कैंसिल नहीं करोगे तब तक बेसिकली वो ऑर्डर आपका लगा रहेगा। सो इट विल बी वैलिड अंटिल द पर्सन हु हैज मेक द ऑर्डर वो उसको खुद ही कैंसिल नहीं कर देता। दैट इज बेसिकली जीटीसी, और इंडिया में इसको जीटीटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम यूएस की बात करेंगे तो दैट इज जीटीसी। इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, अभी जो भी हमारा ऑर्डर है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर अभी नहीं हुआ पार्शियली या पूरा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर पार्ट में या पूरा नहीं हो पाया तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इसको हम और भी क्या बुलाते हैं, फिल और किल। गुड ऑन क्लोज, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा क्लोजिंग प्राइस पे। गुड ऑन ओपन, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ओपनिंग प्राइस पे। नाउ कमिंग टू द स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर उसको बोले बेसिकली। मान लीजिए कि मेरे पास शेयर है 1000 का। ओके, जैसे ही वो अगर मैंने कहा कि अगर जैसे ही 900 प्राइस पहुंचे तो ये अपने आप ही सेल हो जाए। क्यों, 1000 का शेयर मैंने बाय करा था, अब 900 पहुंच गया तो मेरा लॉस कितने का हो गया, 100 का। तो मेरा लॉस ऑलरेडी हो चुका है ना, तो मेरा लॉस रुक जाए इतने पे, दैट इज स्टॉप लॉस। अगर ये फिर क्या हो गया, स्टॉप लॉस सेल, क्योंकि लॉस को मैं स्टॉप करे एंड देन सेल इट ऑफ। स्टॉप लॉस बाय मेरा क्या हो जाएगा बेसिकली, लेट्स से कि आपने शॉर्ट सेलिंग करी है,
58 पे आपने सेल करा है और आपने कहा कि मैं 42 पे बाय करूंगा, आपका ये मन है, लेकिन व्हाट इफ प्राइस स्टार्टेड टू गो अप, अगर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, उस सिनारियो में आपने कहा कि ओके 64, तो जैसे ही प्राइस 64 पहुंचा, क्योंकि आप शॉर्ट सेलिंग में हो, आपके पास एसेट नहीं है, 58 पे आपने सेल करा, आपका मन क्या है कि आप बाय कर लो, लेकिन आपने कहा कि 64 से ऊपर चला गया तो और ऊपर चला जाएगा, तो आपने 64 पे बाय का लगा दिया, दैट इज स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर। अगेन मेन जो एक सोच है वो यही है कि आपका लॉस वगैरह लिमिट कर सके सिर्फ $6 तक। और ये कब होता है एप्लीकेबल स्टॉप लॉस बाय? जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो। जब आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो मतलब कि आपके पास में शेयर नहीं है, तो होता है। और स्टॉप लॉस सेल कब होता है? जब आपके पास में शेयर है। सिक्योरिटी मार्केट की बात करते हैं। प्राइमरी मार्केट जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ या फिर एफपीओ लेके आती है, जिसको हम सेकेंडरी ऑफरिंग में बोलते हैं, मतलब जब कंपनी शेयर्स बेच रही है इन्वेस्टर्स को, उसको बेसिकली बोलते हैं प्राइमरी ऑफरिंग। जब इन्वेस्टर्स आपस में दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, इट इज कॉल्ड एज सीजन ऑफरिंग या सेकेंडरी ऑफरिंग। सो इसके अंदर जो आईपीओ वगैरह होता है वो बेसिकली आपको कौन से मार्केट में होता है? प्राइमरी मार्केट में। ओके, सीजन ऑफरिंग या सेकेंडरी ऑफरिंग, जब कंपनी ने एक बार तो इशू कर दिया, अब दोबारा इशू कर रहे हैं। लेट्स से पहले उसने ग्रीन को करा था, अब उसने सेकेंड सीरीज ऑफ शेयर्स बी को कर दिया। लेट्स से इट वाज सीरीज ए एंड इट इज सीरीज बी शेयर्स। तो सीरीज ए शेयर ग्रीन को करा, सीरीज बी ब्लू को करा। अब लेट्स से कि जो ब्लू और ग्रीन अगर सेल करते हैं रेड को, दैट इज बेसिकली माय सेकेंडरी मार्केट। The shares are traded among investors. पब्लिक ऑफरिंग, इसमें क्या होता है? देखो क्या होता है, कंपनी खुद इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो कंपनी हायर करती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यहाँ पे दो तरीके से बेसिकली यहाँ पे करता है। ओके, सो उसमें वो करता है, एक तो वो करता है अंडर रिटन ऑफरिंग। दूसरा होता है इसका बेस्ट एफर्ट ऑफरिंग। सो सिंपली पहले बात कर लेते हैं बेस्ट एफर्ट में बेसिकली क्या हो गया। इट्स मोर ऑफ ए कमीशन बेस्ड। आईबी है, आईबी का काम है कंपनी के लिए शेयर सेल करवाना। वो कहते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट टू इशू इट। इफ इट गोज वेल फाइन, नहीं हुआ तो कंपनी का लॉस है। तो इसमें जो रिस्क है वो किसका है? कंपनी का। कंपनी टेक द रिस्क, बिकॉज अगर वो शेयर बिक नहीं पाया तो कंपनी को कैपिटल पूरी रेज नहीं कर पाएगी जितना वो करना चाह रही है। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इतना रिस्क नहीं है। अंडरटेन ऑफरिंग में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर एक फिक्स प्राइस पे, जनरली एट ए डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी से शेयर परचेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए का शेयर था, इन्होंने 90 पे परचेज कर लिया। कितने? 1 लाख। अब इनका ये काम है कि वो शेयर को बेचे, 1 लाख शेयर्स को बेचे। अब वो 1 लाख शेयर्स को 120 पे बेचते हैं, 130 पे बेचते हैं, 140 पे बेचते हैं, कंपनी को इससे मतलब नहीं है। इसमें तो रिस्क किसका हो गया? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। दे टेक ऑन द मोस्ट रिस्क, ये रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बेस्ट एफर्ट में रिस्क कौन ले रहा था? यहाँ पे कंपनी वाज टेकिंग द रिस्क कि अगर शेयर नहीं बिका तो उसको दिक्कत हो जाएगी वहां पे। दैट वाज ये अंडरटेन ऑफरिंग और कहीं ना कहीं आपका बेस्ट एफर्ट ऑफरिंग।
सेकेंडली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू में कंपनी को हेल्प करती है। वो एक लिस्ट बनाती है लोगों की जो बेसिकली सिक्योरिटीज बाय करेगा, और उसको, उस प्रोसेस को जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वो काम करती है, उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग। तो दे लाइन अप द पर्सन हु विल बाय द सिक्योरिटी। नाउ इन दैट दे इशू द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कंटेन द डिटेल रिगार्डिंग द कंपनी, और क्या क्या यूज वगैरह उस फंड का करेंगे कंपनी। कंपनी पैसा रेज कर रही है ना, तो कंपनी पैसा रेज क्यों कर रही है उसका करेंगे वहां पे। एक्सेलरेटेड बुक बिल्डिंग बेसिकली ये क्या हो गया। सो एक्सेलरेटेड बुक बिल्डिंग बेसिकली क्या होता है कि यू नो व्हेन यू नीड अ फंड इन जस्ट 1 or 2 days, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत जल्दी में आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको पैसे दिलवा देता है। सो अगर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है बुक बिल्डिंग, और अगर लेट्स से कि आपको बहुत तेजी से फंड चाहिए तो आपका होता है एक्सेलरेटेड बुक बिल्डिंग। ओके, ये अगेन आपका हो गया। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर कंपनी अपना एक बड़ा स्टेक डायरेक्टली सेल कर रही है। किसको सेल कर रही है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आईबी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू रेदर देन गोइंग थ्रू द पब्लिक रूट, एक बड़े इन्वेस्टर्स को वहां पे कर रहे हैं, और जिसके पास सफिशिएंट नॉलेज है और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है कि वो एक तरह से रिस्क वगैरह वहां पे वो देख पा रहा है कि कितना रिस्क वो ले रहा है, उस पर सफिशिएंट वेल्थ है, नॉलेज है कि वो रिस्क वगैरह ले सकते। दैट इज बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट इन पब्लिक इक्विटी। दिस इज नोन एज प्राइवेट placement in public equity. You sell your shares to highly qualified आपका investors, institutional investors, those who have a sufficient knowledge and those who can take a good amount of risk. सेल्फ रजिस्ट्रेशन, देखो मैं कंपनी हूं, मेरे को अगले 8 सालों में आई नीड कैपिटल ऑफ 100 करोड़। अब उसके लिए मेरा मन है कि 3 राउंड में लूं, एक अभी, एक 3 साल बाद, और एक 8 साल बाद आज से। तो 100 करोड़ है, मैंने कहा 50 करोड़ तो मुझे अभी चाहिए होंगे, 3 साल बाद चाहिए होंगे 30 करोड़, और 5 साल बाद चाहिए होंगे 20 करोड़। अब इससे मतलब कि मैंने एक इशू करा प्रोस्पेक्टस, उसमें मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, सो आई एम नॉट सेलिंग द शेयर इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर अगर जब जब उसको एडिशनल कैपिटल चाहिए तो बेसिकली वहां पे वो उसको सेल कर देता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी पे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि वो कैपिटल कब रेज करना चाहती है। कंपनी कहती है कि ओके, कि वो रेगुलर ऑफरिंग करती रहेगी, रेगुलरली पैसा रेज करती रहेगी, और वो मार्केट से ही पैसा फिर वहां पर रेज कर देती है। बट रेदर देन गोइंग जिसमें सारा पैसा एक साथ लेने के बजाय धीरे धीरे राउंड्स में वो बेसिकली पैसा रेज कर लेती है। सो चैप्टर स्टार्टिंग से करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली होता क्यों है, देखो ताकि आप पैसे सेव कर सको। आप बेसिकली बॉन्ड्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, यहाँ पे पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टू बोरो मनी, किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो उसको लोन वगैरह चाहिए, तो फाइनेंशियल सिस्टम अगर अच्छा होगा कंट्री के पास तो उसको आराम से लोन मिल जाएगा, अगर लेट्स से कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो। टू रेज इक्विटी कैपिटल, तो मुझे अगर लेट्स से कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो मैं अपनी ओनरशिप सेल कर सकता हूं इजीली। मैनेज रिस्क, मुझे लेट्स से यूएस जाना है 2 साल बाद, तो मैंने लेट्स से मैंने कहा कि मुझे $10,000 चाहिए 84 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से 2 साल बाद।
ये लेट्स से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया साथ में आशीष के, अब द कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स्ड, तो आई हैव जीरो रिस्क रिगार्डिंग इट, आई डोंट केयर कि 90 पहुंचे 95 पहुंचे, आशीष बस कल मुझे जो चिंता ये है कि आशीष वो अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो इसके अंदर कहीं ना कहीं हम यहाँ पे हम डिफॉल्ट रिस्क से या इंटरेस्ट रेट से या फिर एक्सचेंज रेट रिस्क, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ये वाला, या लेट्स से मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपसे क्रूड ऑयल लूंगा 85 रुपीस $85 पर बैरल के हिसाब से, तो ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपसे फिक्स कर लिया, तो कहने के रिस्क को मैनेज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एसेट को एक्सचेंज करने के लिए अभी या फ्यूचर में, जैसे कि एग्जांपल करेंसी, एंड लास्टली टू ट्रेड ऑन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके अंदर रुपीस देके मैंने अगर डॉलर ले लिया, तो अगर फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा वहां पे, तो बेसिकली तभी वो चीज पॉसिबल है। और टू ट्रेड ऑन इंफॉर्मेशन मतलब कि मुझे पता चला कि ये शेयर है, ये शेयर अच्छा बाय या अच्छा सेल है, तो मैंने उसको परचेज कर लिया, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो कैपिटल वगैरह अच्छे चले गए यूजर के पास में, ठीक है, तो इसमें आपने प्रॉफिट कमाया क्योंकि आपके पास में कोई जानकारी थी, और उससे आपने क्या करा, फ्यूचर का प्राइस वगैरह एस्टिमेट कर दिया। सो क्रक्स क्या बोलूं, डिस्कवरी ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, कितना आपको मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए, कैपिटल कहाँ पे देनी है, और जो सारे 6 पर्पस से देखा हमने बात करी थी ऊपर, उसका अचीवमेंट, ये मेन फंक्शन है ना। इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर क्लासिफिकेशंस आते हैं, सिक्योरिटीज मेनली डेट और इक्विटी। डेट बेसिकली आपका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आप इंटरेस्ट पे करते हो, और लास्ट में प्रिंसिपल कई बार। इक्विटी कहीं ना कहीं जैसे ओनरशिप, जिसमें आपको डिविडेंड दिया जाता है वहां पे। पूल्ड इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड, ठीक है, सब लोग मिलके वहां पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक साथ, और एक पर्सन होता है वो उस फंड को मैनेज करता है, नोन एज एसेट मैनेजर। करेंसीज, करेंसी में भी हम बेसिकली डील करते हैं, ये बेसिकली जो भी आपका सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करता है, इसमें वो आ गया। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने बताया था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा आज कि मैं फ्यूचर में $80 पर बैरल के हिसाब से 1000 बैरल सेल करूंगा, दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और ये और कमोडिटी में अगर यही उसमें जैसे क्रूड ऑयल है या फिर लेट्स से गोल्ड है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का है तो वो किस में आ जाएगा, कमोडिटी में, ठीक है, या लेट्स से वो क्रूड ऑयल का है तो वो भी किसके अंदर आएगा, कमोडिटी में आएगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए करेंसी का है, ठीक है, तो वो यहां पर आएगा कॉन्ट्रैक्ट में। रियल एसेट, इसके अंदर देखो कमोडिटी और रियल एसेट ये है हमारे फिजिकल फॉर्म में एसेट। इसके अलावा शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये क्या है आपके फाइनेंशियल एसेट। एज द नेम सेज, बहुत इजी है। पब्लिक सिक्योरिटी, इसके अंदर जो कि पब्लिकली वहां पे ट्रेड वगैरह हो सकते हैं, या तो एक्सचेंज के थ्रू या विद द हेल्प ऑफ डीलर्स। प्राइवेट सिक्योरिटी, अब इसके अंदर आपको सीधा कंपनी से परचेज करना पड़ेगा, या बेसिकली इनडायरेक्टली थ्रू एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जैसे कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हमने अभी करा है, जब कंपनी ने सेल करा इन्वेस्टर्स को, प्राइमरी मार्केट, इन्वेस्टर्स ने आपस में सेल करा सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट, डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसका लाइफ स्पेन लेस देन 1 ईयर है, एग्जाम्पल रीपर्चेज एग्रीमेंट, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट बिल्स, दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, life of less than 1 year. Capital market which have a longer duration of more than 1 year, जैसे कि bonds, equities। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव। बॉन्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह, मतलब पूल फंड,
ये किस में आ गए? ट्रेडिशनल में। और इसके अंदर आपको कौन सा आ गया? वेंचर कैपिटल, हेज फंड, रियल एस्टेट, सिक्योरिटाइज डेट, मतलब कि डेट को बेसिकली कहना है कि कोलेटरल वगैरह है, डेटर्स, ये सारे बेसिकली आपके आ गए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। अगेन इसका एक पूरा एक प्रॉपर बुक है, उसमें वहां पर कवर करेंगे। सो ट्रेडिशनल में बॉन्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बाकी वेंचर कैपिटल, हेज फंड, रियल एस्टेट, सिक्योर डेट एंड डेटर्स, ये आपके उसमें आ गए। अब बात करते हैं इसको डीप में, बात करते हैं फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में आपका क्या होता है कि ट्रेजरी बिल्स जो कि गवर्नमेंट इशू करती है यूएस की, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये बेसिकली कमर्शियल पेपर कंपनी इशू करती है, रीपर्चेज एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, ये सारे बेसिकली आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आपके आ गए। अगेन बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, commercial paper, these have a maturity of less than 1 year. Certificate of deposit, इसका क्या होता है? Maturity longer than 1 year. अब रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है? ये आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में। यूज लेट्स से कि दिस इज ए पीस ऑफ पेपर, दिस इज रीपर्चेज एग्रीमेंट, यू सेल इट, लेट्स से कि एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक ने ये सेल करा, रीपर्चेज एग्रीमेंट सेल करा आरबीआई को, विद द प्रॉमिस कि ये फ्यूचर में उससे बाय कर लेगा। तो सेल करा जब बेसिकली ये कागज सेल करा, उसको कागज चला गया आरबीआई के पास में, एंड द आरबीआई जस्ट सिंस ही हैज सोल्ड दिस एग्रीमेंट, एचडीएफसी विल गेट कैश लेस देन 970, बट इन दिस एग्रीमेंट वहां पे लिखा हुआ है कि ये कागज को, इस पीस ऑफ पेपर को एचडीएफसी विल रीपर्चेज एट व्हाट प्राइस? लेट्स से 1000 आफ्टर 3 मंथ। नाउ दिस इज रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो एक तरह से बेसिकली यहाँ पे आपने पैसे वैसे आपने बोरो कर लिए। अब ये एक दिन का भी हो सकता है, ठीक है, और ये और हम जब इसे सेल करते हैं एट ए हाई प्राइस हायर देन एग्रीमेंट, ठीक है, तो हम जो उसमें हायर प्राइस पे उसको सेल करते हैं। इक्विटी, इक्विटी में बेसिकली यहाँ पे आपके आ गए कॉमन शेयर्स और प्रेफर्ड शेयर्स। कॉमन शेयर्स में प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड कई बार देते, कई बार नहीं देते, लॉस में नहीं देते। प्रेफर्ड शेयर्स में प्रॉफिट में डिविडेंड दिया जाता है और वो फिक्स होता है, लॉस में नहीं देते। अगर वो क्यूमुलेटिव है तो उसका डिविडेंड विल एक्यूमुलेट। ठीक है, होप दैट्स ओके। वारंट्स, वारंट्स की बात करो बेसिकली यहां पे कंपनी ने ये कागज इशू कर दिया वारंट के नाम से, मिस्टर ब्लैक लेट्स से बाय दिस वारंट, नाउ ही हैज अ राइट, अब लेट्स से वारंट पे प्राइस लिखा हुआ है 50, the person who has a warrant has a right to buy the share of the company at this price 50. It's so let's say Mr. Black has to hold this warrant for 2 years, so 2 years he cannot trade, afterwards he can, afterwards till 5 years he can sell the warrant। तो लेट्स से कि यहां पे प्राइस हो गया 70 का मार्केट प्राइस, मिस्टर ब्लैक will buy the share at what price? 50। मिस्टर ब्लैक को 50 का पड़ेगा, इवन तो उसका मार्केट प्राइस ज्यादा हो। अगर प्राइस 30 हुआ यहां पे तो वो वारंट का यूज करेगा ही नहीं, 30 पे वो यूज करेगा ही नहीं। क्यों? अगर उसको 30 पे परचेज करना होगा तो वो मार्केट से परचेज कर लेगा। वारंट कुछ कॉस्ट होती है, लेट्स से वारंट था $5 का और वारंट सेल होता है मार्केट में, आपने यहां वारंट ले लिया था $5 पे करके, अब ये सेल होता है मार्केट में बीच में। लेट्स से कि अगर शेयर का मार्केट प्राइस
80 चला गया, मे बी वारंट बेसिकली आपको 25 का आपको सेल हो जाए, या फिर 30 का आपको सेल हो जाए। ओके, सो वारंट को सेकेंडरी मार्केट में सेल किया जाता है। एक जो बात जो उसको कॉल ऑप्शन से अलग करती है, कॉल ऑप्शन में वी हैव अ राइट टू बाय शेयर्स एट अ फिक्स प्राइस, बिल्कुल सेम ऐसे ही है यहाँ पे, लेकिन वी हैव अ राइट टू बाय राइट टू बाय शेयर्स विच आर एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही है, और इसमें न्यू शेयर्स इशू करती है कंपनी। तो ये एक डिफरेंस है कॉल ऑप्शन में और वारंट के अंदर, ठीक है, कि इसके अंदर न्यू शेयर्स इशू करती है और इसके अंदर एग्जिस्टिंग शेयर्स में ही आपको बाय या सेल करना पड़ता है। इसके बाद बेसिकली और कौन सी सिक्योरिटी में हम डील करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, करेंसी, यू नो लाइक आई सेड, रुपीज देके आपने डॉलर परचेज कर लिया, ये T+2 डेज में आपका हो जाता है। आज मैंने करा तो 2 दिन बाद मुझे डॉलर्स मिल जाएंगे। तो इसका स्पॉट मार्केट होती है इसकी, कई बार इसकी फ्यूचर की मार्केट भी होती है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट आपने कनेक्ट करा, आपने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करा कि फ्यूचर में आप उसको बाय या सेल करोगे। अब उसके अंदर जो फ्यूचर में बाय या सेल कर रहे हो वो आपका कमोडिटी भी हो सकता है, व्हीट, राइस, मेटल, कॉपर, क्रूड ऑयल, आपका इंडेक्स में भी आपका हो सकता है, कोई बॉन्ड भी हो सकता है और कोई शेयर भी आपका हो सकता है, या पेयर ऑफ करेंसीज भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब जो इसके अंदर यहां पे फाइनली यहां पे लेट्स से कि मैंने कहा कि मैं 50 में शेयर्स बाय करूंगा, अब शेयर 75 पहुंच गया, ऑफ कोर्स तो मुझे फायदा हो गया। कितना मुझे फायदा हो गया? 25 का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मैंने प्राइस फिक्स कर लिया था 50, मार्केट प्राइस कितना हो गया 75, आई मेक अ गेन ऑफ हाउ मच 25 पर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर या तो मैं बोलता हूं कि तू मुझे डिफरेंस पे कर दे 25 का, या मैं बोलता हूं कि ओके मुझे शेयर ही दे, 50 रुपीज ले लो मुझसे और मुझे शेयर दे दो। और या मैं बोलता हूं कि ओके ये रहने दो, दैट बेसिकली फिजिकल डिलीवरी। या मैं क्या बोलता हूं कि जो डिफरेंस है $25 का वो मुझे आप दे दो खाली। दिस इज बेसिकली माई कैश सेटलमेंट। मैंने कहा मुझे आप कैश ही दे दो, छोड़ो उसको। ठीक है, तो T+3 डेज में आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाता है, और ये 3 डे या इसमें तो फिजिकल में होता है या फिर आपका कहीं ना कहीं होता है कैश का सेटलमेंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो विद द हेल्प ऑफ अ डीलर, मतलब अगर आप ओवर द काउंटर मार्केट में करते हो, OTC ओवर द काउंटर मार्केट में करते हो, अगेन ये आप दोबारा पढ़ोगे इन योर टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव्स। विद द हेल्प ऑफ डीलर करते हो तो ये आपका आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप NSE पे करते हो कॉन्ट्रैक्ट, कमोडिटी को बाय करने का, मेटल को बाय करने का, तो दैट इज बेसिकली योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपका आता है वेरिएशन मार्जिन। ठीक है, सपोज 100 का था, 80 था मेंटेनेंस मार्जिन और वो पहुंच गया 65, तो मुझे एक्स्ट्रा कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? $15। 15 इज माई वेरिएशन मार्जिन, जो एडिशनल अमाउंट मुझे जमा करना पड़ रहा है, दैट इज बेसिकली माई वेरिएशन मार्जिन। सो 3 टाइप्स ऑफ मार्जिन। इनिशियल मार्जिन जो स्टार्टिंग में करा, मेंटेनेंस मार्जिन जो मुझे कम से कम मेंटेन करना है, वेरिएशन मार्जिन अगर लेट्स से कि मेंटेनेंस मार्जिन से मेरा बैलेंस पहुंच गया नीचे, तो जो एक्स्ट्रा पैसे मुझे जमा करने पड़ेंगे। और यही अगर मान लीजिए कि अगर मुझे 65 से 100 करना पड़ता, तो मेरा कितना होता है वेरिएशन मार्जिन? 35 का। और वो कब होगा? जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? डेरिवेटिव्स का। So in case of derivatives, I need to bring the balance back to initial margin. In case of shares,
I can bring the balance back to maintenance margin.